मित्रों नमस्कार। मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है शायद। तो जन सुलभ पुस्तकालय के सारे दर्शकगण, अर्पण जी, आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने अपनी कहानी तीन समान धर्मा स्त्रियाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसे कि परंपरा है, कहानी पाठ के पहले या बाद में रचना प्रक्रिया के बारे में लोग कुछ बोलते हैं। तो ये बोलना वास्तव में बहुत ही कठिन काम है और कूप मंडूपकों जैसी जीवन शैली वाले मेरे जैसे अदना से लेखकों से लेकर दिग्गज विद्वानों और कालजयी रचनाओं को सृजन करने वाले महान साहित्यकार तक यह बात मानते आए हैं कि रचना प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, जिसको सरलीकृत करना संभव नहीं है और उचित भी नहीं है। अंग्रेजी में इस विधा पर प्रचुर सामग्री है, किंतु उसे हृदयंगम कर पाना असंभव नहीं, लेकिन कठिन तो अवश्य है। अपने जीवन के एक प्रसंग से एक बात मैं समझाना चाहूँगा। जब मैं असम आया तो मीडिया में एक कहानी बलबलाई हुई थी। किसी न्यायमूर्ति ने अपनी 3 बेटियों को जान से मार डाला था, क्योंकि उसे शक था कि उसके पत्नी के अनैतिक संबंध हैं। मीडिया ने यह भी बताया था कि सबसे छोटी जो बच्ची थी वो सबसे अधिक प्रिय थी न्यायाधीश को, और उसको मारने के बाद न्यायाधीश को बहुत क्लेश हुआ था। मैं इस बात पर हैरान था कि कोई व्यक्ति, वो भी एक न्यायाधीश, जब तक अंतिम सत्य तक ना पहुंच जाए कि उसके बच्चे नहीं हैं ये, या पहुंच ही जाए तो कैसे मार सकता है। वो दूसरे ही बच्चे क्यों ना हो, अगर उसने पाल पोस के बड़ा किया है, उनको इतना वात्सल्य दिया है और उनसे इतनी सेवा पाई होगी, स्नेह पाया होगा। तो एक दिन फैकल्टी रूम में सब लोग बैठे थे। जब मैंने अपनी बात कही तो जितनी स्त्रियाँ थीं, हमारी सहकर्मिणियाँ थीं, वो सब हंसने लगी। और एक महिला जो दर्शन विभाग की अध्यक्षा थी, उन्होंने कहा कि जज हो या साधारण आदमी हो, दूसरी की बच्ची को क्यों खिलाएगा, क्यों बड़ा करेगा। तो ये बात बड़ी रहस्यमय लगी। और ये भी पता चलता है कि कबीरदास जैसे सिनिक आदमी ने ये कहा, माया महा ठगिन में जानी, और तुलसीदास ने कहा कि यद्यप नीत निपुण नर नाहू, त्रियाचरित जलिंद ओगाहू। सब लोग, मुझे लगता है, जब स्त्री मनोविज्ञान की बात आती है तो सारे दानीश्वर लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगते हैं। मैंने कोशिश की है इस कहानी में कि 3 स्त्रियों को मंच पर लाया जाए और उनके मनोविज्ञान पर टिप्पणी की जाए। मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि 2016 से लेकर अब तक का समय मेरे लिए बहुत ही अंधड़ों से भरा रहा है। मैंने अपने 2 सगे भाइयों को खोया। उसके बाद मेरे भतीजे का एक लड़का था, 23 साल में उसकी मौत हो गई। फिर मई 2021 में मेरा भतीजा दिनेश, जो बहुत हमारे डिफू के एकल परिवार से जो बहुत ही जुड़ा हुआ था, वो नहीं रहा।
और मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं लिख पाऊँगा। लेकिन आश्चर्यों का आश्चर्य ये है कि ये समय मेरे लिए बहुत ही उर्वर रहा। 2 कहानी संग्रह की सामग्री मैंने रची, आधे उपन्यास की सामग्री मैंने रची, और उसी बीच ये कहानी मैंने लिखी। मार्च 12, 2019 को एक कहानी पूरी हुई है। तो मित्रों, अब कहानी मैं कहता हूँ, और मेरी इच्छा है कि जब कहानी समाप्त हो जाए तब आप लोग यदि कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ये कहानी भी मेरी अन्य कहानियों की तरह ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मैं की शैली में लिखी ये कहानी है। एक स्त्री ही पूरी कहानी कहती है। यदि मैं गाय दी मोपासा या विलियम सामरसेट मॉम होती तो इस कहानी की तीनों महिलाओं को आसानी से मैकबेथ की 3 चुड़ैलें कहती और नायक की सहधर्मिणी को लेडी मैकबेथ, नाटक की 4वीं चुड़ैल। लेकिन ना मैं तो कोई आस्थाहीन सिनिक हूँ और ना ही नारीवादी स्त्री जो पुरुष मात्र को धिक्कारती रहे। जब इस ज़माने में मैं पुरुषों को नहीं धिक्कारती तो बेचारी नारियों को लेकर दुराग्रह क्यों पालूंगी। आपको आश्चर्य होगा कि इन तीनों चुड़ैलों में मैं भी शामिल हूँ। केवल शामिल ही नहीं बल्कि मैं चुड़ैल नंबर 1 हूँ। चलिए बाकी दोनों भद्र महिलाओं के नाम बता देती हूँ, कालिंदी और औशिनरी। इस नाचीज को अपांशुला कहते हैं और वो उम्र में बाकी 2 स्त्रियों की माँ भी हो सकती थी अगर शादी कम उम्र में हो गई होती। लेकिन आपको पता ही होगा कि हम स्त्रियां स्वभाव से बहुत परिपक्व होती हैं, और इस अजनबी शहर के एक अच्छे खासे होटल में अगल बगल के कमरे में ठहरी हुई थी। मेरा कमरा बीच में था। बहुत जल्दी हम लोगों में सखी भाव पैदा हो गया और हम तीनों जिगरी दोस्त बन गई। हम तीनों को एक ही फ्लाइट से भारत के एक ही महानगर में उतरना था, लेकिन कुछ समय के लिए हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। मैं अपांशुला 5 फीट 5 इंच की एक कुबूल सूरत स्त्री हूँ। मेरा रंग गंदुमी है, लेकिन कई साल अमेरिका में रहने के कारण अब मुझे आसानी से गोरी कह सकते हैं। मेरी आँखों को कोई भी शायर, मिजाज पत या प्रेमी किस लायक समझ सकता है कि उन पर एक औसत दर्जे की कविता लिखी जा सकती है। मेरे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी 2 विशेषताएं हैं, मेरी चाल यानी गेट और मेरी आवाज़, जो ज्ञानी जन कहते हैं कि मेरी नाभ से निकलती है। मेरे बाल कभी निहायत काले थे और उनमें हल्की लहर थी, लेकिन अब लगभग सीधे हो गए हैं। ईश्वर की कृपा है कि वह लगभग पहले की तरह अब भी घने हैं। मुझे आप दकियानूस नहीं कह सकते, लेकिन मैंने अपने बाल अब तक नहीं कटाए हैं। हालांकि इसका कोई और कारण है जिसे मैं बता नहीं सकती। मैं कई भारी भरकम डिग्रियों से लैस होने के बावजूद अल्ट्रा मॉडर्न नहीं हूँ, और मैंने अपने बच्चों को कुछ हद तक परंपरावादी और धर्मभीर बनाने की कोशिश की है। लिखना मेरी हॉबी है और मैं अंग्रेज़ी में लिखती हूँ। इसीलिए मैं अपने पति के बैसाखी लिए बगैर अपनी किताबें इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा से छपवाती हूँ। मैं एक बड़े बाप की बेटी और उनसे भी बड़े आदमी की पत्नी हूँ। मैं प्रायः अपनी तफरीह और लेखन की सामग्री जुटाने के लिए पूरी दुनिया जहान की खाक छानती रहती हूँ। प्रायः अजनबी स्त्रियों से मेरी दोस्ती हो जाती है और मैं एक कथा शिल्पी होने के नाते ये अच्छी तरह जानती हूँ कि सारी कहानियाँ केवल स्त्रियों से ही जन्म लेती हैं। ये स्वाभाविक है कि सारे पुरुष लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन 2 स्त्रियाँ भी कभी एक सी नहीं हो सकती। इसलिए स्त्री होने के बावजूद मैं उन स्त्रियों की तलाश में भटकती रहती हूँ जिनसे कहानियाँ जन्म लेती हैं। आप मुझे बहुत शातिर कह सकते हैं, क्योंकि मैं और स्त्रियों को पढ़ने में महारत रखती हूँ। मैं किसी काम से कनाडा गई हुई थी और मेरी एयर फ्लाइट आरक्षित थी।
जब मैं रिपोर्टिंग के लिए पहुंची, मुझे बताया गया कि अगले 2 दिनों तक मैं यात्रा नहीं कर सकूंगी। मेरे साथ 2 और महिलाएं भी थीं जो भारत जाने वाली थीं। मेरा मतलब कालिंदी और ओशिनरी। मैं अपनी स्त्री सुलभ प्रज्ञा से जान गई कि ये दोनों स्त्रियां बड़ी प्यारी, मिलनसार और रहस्यमयी हैं, और इनसे मुझे किसी अच्छी कहानी का कच्चा माल मिल सकता है। प्रथम दृष्टया मुझे कालिंदी, जिसका रंग काफ़ी जैसा था, ज़्यादा मोहनी लगी, क्योंकि उसकी चाल बड़ी मस्तानी थी और रंग के बावजूद उसके चेहरे की लुनाई आँखों में घुलकर दिल में तूफान मचाने वाली थी। वो एक ऐसी स्त्री थी जिस पर गिने चुने अत्यंत संवेदनशील पुरुष ही जान छिड़केंगे। वो इन स्त्रियों में थी जिनके प्रेम पाश में बहुधा प्रेमिक ये नहीं जान सकेगा कि वह उसे क्यों अच्छी लगती है। घनानंद ने किसी ऐसी ही स्त्री के बारे में लिखा होगा, ज्यों ज्यों निहारिए नियरे हो नयनन, त्यों त्यों खरी निखरे सुलुन निकाई। उसके व्यक्तित्व की सबसे दिलकश चीज़ थी उसके उन दांतों की चमक जो प्रायः काली स्त्रियों को भगवान दरिया दिल होकर देता है। ऐसा लगता था कि वो अपने दांतों का ख़ास ख्याल रखती है। उसकी बावीं ग्रीवा पर एक मस्सा था जो काले रंग के बावजूद उसके व्यक्तित्व को अधिक शोभा में बनाता था। उसकी गणना उन प्रेमिकाओं में की जा सकती थी जो किसी ऐसे भी पुरुष के दिल पे डाका डाल सकती हैं जिसकी पत्नी ऐश्वर्या बच्चन और मधुबाला की तरह सर्वांग सुंदरी हो। उसकी आवाज़ भी नाभ से निकलती थी, लेकिन वो एक ऐसी आवाज़ है जिसका इस्तेमाल बातचीत करने में औसत, लेकिन संगीत की अदायगी में असाधारण होता है। ये कालिंदी मुझे ओशिनरी की तरह बंगाली लगती थी। यद्यपि मुझे बाद में पता चला कि ओशिनरी एक असमिया लड़की है और कालिंदी तो बंगालिन थी। कालिंदी और मुझ में लगभग 15 साल का अंतर था, लेकिन ओशिनरी मेरी बिटिया से केवल 1 साल ही बड़ी थी। मेरे डैड, जो अत्यंत सौंदर्य प्रिय हुआ करते थे, उस रंग के शौकीन थे जो ईश्वर ने ओशिनरी को दिया था। उसका गोरा रंग निचाट गोरा नहीं था, बल्कि चंपई गोरा था। ऐसा रंग मैंने महाराष्ट्र के चितापावन ब्राह्मणों में देखा है, और हिंदुस्तानी औरतों में तो लाखों में से किसी एक का होता है। मैंने ओशिनरी को धीरे धीरे ये कहा कि आप मुझे आंटी कहा करिए। ओशिनरी हम तीनों में सबसे लंबी है और उसकी आंखें हल्की नीली हैं। उसकी चाल यानी गेट बुरी नहीं, किंतु उसमें उतना सॉफिस्टिकेशन नहीं जितना कालिंदी में है, और शायद इसका कारण यह है कि असमिया समाज अभी उतना शहरीकृत नहीं हुआ है जितना पश्चिम बंगाल का शहरी समाज। इन दोनों महिलाओं की अंग्रेज़ी ज़बरदस्त है, लेकिन ओशिनरी के स्वराघात विशुद्ध हैं। शायद इसीलिए मैंने उसे शुरू में बंगाली समझ लिया था। उसके पाँव बड़े प्यारे थे और दांतों का आकार इतना छोटा था कि लगता था वह बासमती के चावल हैं। इस दोस्ती के पीछे हम तीनों स्त्रियों की बड़ी बुद्धि ही थी, लेकिन हम धीरे धीरे बहुत नज़दीक इस दोस्ती के पीछे हम तीनों स्त्रियों की बड़ी बुद्धि ही थी, लेकिन हम धीरे धीरे बहुत नज़दीकी बन गए। हमने यह सोचा कि हम लोग किसी औसत दर्जे के किसी डबल बेड वाले कमरे में ठहर जाएं। 3 कमरों को बुक करना बड़ा महंगा होगा। ओशिनरी को ये बात पसंद आई, लेकिन उसने कहा, आंटी आपने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है, लेकिन टैरिफ को हम लोग शेयर कर लेंगे। बाद में आप ये सब मत कहिएगा कि बड़ी होने के कारण आप विशेषाधिकार का प्रयोग करेंगी वगैरह वगैरह। कालिंदी कुछ देर चुप रही, फिर लजाते हुए बोली, दीदी ओशिनरी ने बहुत सम्यक बात कही है। आपके बड़प्पन की बात छोड़ दी जाए तो हम तीनों लगभग अजनबी और 3 अलग अलग गोष्ठियों से हैं, और हर चीज़ सोने की तरह महंगी हो रही है। और हम तीनों ने एक काम चलाऊ होटल में अपना डेरा डाल लिया। वहाँ इंडियन स्टाइल का खाना मिलता था। हमने चाय के साथ प्याज़ा पकौड़ियों का ऑर्डर दे दिया। दोनों लड़कियों ने पूछा, हम सभी लोग अगर निरामिष खाना खाएं तो कैसा रहेगा? आप तो मैडम हमेशा देश विदेश घूमती रहती हैं, क्या शाकाहारी खाना खा पाएंगी? मैं तो पूरी निरामिष हूँ।
लेकिन आप लोग तो निरामिष खाना भरपेट खा भी ना सकेंगी। आप लोग मछली या चिकन मंगवा लें, दाल और एक सब्जी अलग से मंगवा लेंगे, मेरे लिए एक रोटी काफ़ी है। बाहर का पूरा नगर बर्फ और कोहरे के कंबल में लिपटा हुआ कराह सा रहा था। पूरा माहौल रूमानी था, लेकिन ओशिनरी के अतिरिक्त हम दोनों, कालिंदी और मैं, ऐसे मौसम से अधिक उत्तेजित होने वाली उम्र पार कर चुके थे। खुदा का शुक्र था कि यहाँ भारत की तरह गाड़ियाँ चीखती चिल्लाती नहीं थीं। हम तीनों ने दोनों बिस्तर जोड़ लिए थे और औरताना आदत के चलते एक दूसरे से खूब चिपट कर लेटे हुए थे। सेंट्रल हीटिंग की वजह से सर्दी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन चिपटने का एक अपना आनंद होता है। दोनों ने जिद किया कि उन्हें केवल तुम कहा जाए, कि वह असमिया और बंगाली औरतें हैं और उत्तर भारत का तकल्लुफ़ाना अंदाज़ उन्हें रास नहीं आता। अगर हमारी दोस्ती पक्की है तो आज हमें याददाश्त का एक खेल खेलना पड़ेगा। ऐसा खेल संसार में कभी नहीं खेला गया। हम तीनों शादीशुदा हैं और राज खुलने का डर भी नहीं। मैं तो जल्दी ही दादी भी बनने वाली हूँ। आज हम लोग अपने अपने प्रेम प्रसंगों की कहानी कहेंगे। चाहें तो अपने आशिक के नाम बदल कर बताएं या ना बताएं। अपने अनुभवों के बारे में कोई झूठ नहीं बोलेगा। चूँकि मैं सबसे सीनियर हूँ, अपनी कहानी सबके बाद कहूँगी। हाँ, ओशिनरी चाहे तो कालिंदी के बाद अपनी राम कहानी कहे। वो छोटी बच्ची है अभी और शर्माएगी। जब कालिंदी ने कहानी शुरू की, मैंने उसकी आंखों पे चुंबन जड़ा। मैं बीच में लेटी थी और इच्छानुसार दोनों को छू सकती थी। आप जानते ही होंगे कि औरत छुए बिना अपनी अभिव्यक्ति पूरा नहीं कर सकती। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि दोनों औरतें मूल रूप से अच्छी औरतें हैं और इनकी आंखों को तो बरसना ही है। मैं उन दिनों यूनिवर्सिटी में थी। किशोरावस्था का तूफान बरपा हो रहा था। गर्मी के दिनों में कश्मीर की बर्फीली वादियों का सपना देखती और सर्दियों में मुझे बंगलोर दिखाई पड़ता, जिसे आजकल लोग बंगलुरु कहने लगे हैं। मेरी दो दीदियाँ ओशिनरी की तरह गोरी थीं और मेरा छोटा भाई एकदम अंग्रेज़ दिखता था। मेरी दोनों बड़ी बहनें कम समय में ही इंजीनियर लड़कों से ब्याह दी गई थीं और जीजाजी लोगों की कमाई से हमेशा सजी संवरी रहती थी। वह अपने ओछे फिक्रों से मुझे हमेशा बीनती रहती। मेरा अपराध यह था कि मेरा रंग काला था और मेरे ख़ानदान में सब गोरे थे। मैंने कालिंदी को आलिंगन में बांध लिया। वो आगे बोली। उस समय मेरे शहर में एक डॉक्टर साहब बाहर से आए थे, जिनका कैरियर हीरे जैसा दिप करता था। जब मेरे शहर के मरीज़ कलकत्ता या दिल्ली जाते और उनका प्रिस्क्रिप्शन दिखाते तो हर ईमानदार डॉक्टर उन्हें वापस हमारे शहर ही भेज देता। कहता इस प्रिस्क्रिप्शन पर वो कम से कम दिल्ली में 1000 रुपये पाएगा। ये उल्लू का पट्टा वहाँ पूर्वोत्तर भारत में क्या अपनी मिट्टी पलीत कर रहा है। वो जितना ही सुदर्शन था उतना ही लोकप्रिय, लेकिन उसके साथ ईश्वर ने न्याय नहीं किया था। चूँकि वो प्रैक्टिस से खूब कमाता था, लोग जल भुनकर खाक हो जाते। लड़कियां उसके लिए पागल रहती, लेकिन वो पता नहीं किस दुनिया में खोया रहता। गरीब पेशेंट के घर भले ही वो एक कप चाय पी ले, लेकिन वीआईपी लोगों को एक सम्मानजनक दूरी पर रखता था। बार बार उसे इस शहर से बाहर भेजने के षड्यंत्र किए जाते, लेकिन वो शंकर के धनुष की तरह अडिग बना रहता। जनता उसे इतना चाहती कि किसी मिनिस्टर में इतनी हिम्मत ना होती कि उसे विचलित कर सके। बंगालिन होकर ये इत्ता कित्ता वाली हिंदी किससे सीखी? मैं अपनी जिज्ञासा रोक न पाई। मुझे शर्म आती है दीदी, उन्हीं डॉक्टर साहब से। अब मेरे कान खड़े होने लगे। मैंने उसे एक बार फिर चूमा। वो पिछली सदी का 7वां दशक था। उस साल टूट कर जाड़ा पड़ा था। वो ऐसा साल था जब लोग कहते कि पहाड़ी इलाके की अपेक्षा मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा ठंड पड़ी थी। मैं प्रायः बर्फीले पहाड़ों और शिशिर ऋतु के सपने देखा करती थी, लेकिन उस बीमारी में मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि ईसाई लोग ऐसे स्वर्ग की कल्पना क्यों करते हैं जहां आग जैसी गर्मी रहती है। मेरी दोनों दीदियों की शादी हो चुकी थी
और मैं घर में माँ के साथ अकेली उनका हाथ बटाती। मेरी बीमारी से घर के लोग बुरी तरह डर गए। मैं सन्निपात में अनाप शनाप बकने लगी और मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। एक रात मेरी तबीयत बिगड़ी और उन डॉक्टर दादा को बुलाना पड़ा। मेरे बाबा ने मुझे बाद में बताया कि जैसे ही डॉक्टर आए मैंने उन्हें चार्ज किया। मैं बंगला में चीखी, डॉक्टर मशाय, मुझे ये बताइए कि मैंने क्या पाप किया था कि मैं ऐसे घर में काली पैदा हुई जहाँ लोग अंग्रेज़ों की तरह गोरे हैं। नर्स मेरे पेइंग कमरे में ही थी। जब उन्होंने मेरे बाबा को कहा, मुखर्जी बाबू चिंता मत करिए, बस थोड़ी देर के लिए आप कमरे के बाहर हो जाइए। इट्स वेरी प्रोफेशनल। बाबा का बाहर जाना था कि उन्होंने कहा, तुम बंगालिन हो ना? तो क्या हुआ, क्या पाप है बंगाली होना? मैंने टके सा उत्तर दे मारा। वह खड़े खड़े मुस्कराते रहे। फिर उन्होंने कहा, टैगोर की कविता कृष्णों कली याद है क्या? और मैं अपने पागलपन में दीदी मनी पूरी कविता पढ़ गई। डॉक्टर ने मुस्कुराकर मेरे गालों को बड़ी शालीनता से थपथपाया और साधु बंगला में कहा, भीषण सुंदर। टैगोर जैसा विश्वकवि उस काली लड़की पर क्यों रीझा? सच मानो एक काला रंग तुम पर दारुण शोभायमान लगता है। फिर मुझे कोई दवा दी गई और एक इंजेक्शन। मेरे बाबा एकदम घबरा गए थे। वे दिल के मरीज़ भी थे। दूसरे दिन मुझे बताया गया कि पूरी रात वो मेरे बाबा के साथ थे। वह दिल के बाद में बाबा को बताया गया कि तेज़ बुखार के चलते मुझे सन्निपात हो गया था, जिससे मैं निरर्थक बातें बकने लगी थी। जब सवेरा हुआ तो बाबा ने कहा, तू जानती है माँ, कल डॉक्टर शलभ ने एक पिता की भूमिका निभाई। बार बार कहने पर भी अपने कमरे में नहीं गए। सुबह हुई तो उनकी आंखें नींद से बोझिल थीं। जीवन में इतना सुदर्शन मानुष कभी नहीं देखा। वह बार बार मेरी नब्ज़ भी टटोलते रहे। ऐसा सेवा भाव मैंने डॉक्टरों में बहुत कम देखा है। इस बीमारी के बाद उनका मेरे घर आना बढ़ गया, लेकिन मुझे लगा जैसे वह दुखंडित हैं। उनका एक मन तो मुझसे अनुरक्त है और दूसरा मन लगता है कि मेरी अंतरंगता को पाप समझता है। सूरदास का वो पद आपको याद है ना, उधो मन न भय 10-20। उन्हें मैं समझ न पाई। बस एक बात पूरा शहर जानता था कि डॉक्टर रुपए पैसे को पाँव की धूल समझता है। जब एक दिन माँ से इस बारे में चर्चा चली तो माँ ने कहा, मेरे नाना जी बहुत बड़े ज़मींदार थे, लेकिन शिकार खेलने की लत ने उन्हें दरिद्र बना दिया। अमेरिकन औरतें इसीलिए किसी शाखर्च लड़के से शादी नहीं करती। रिश्ते में गर्माहट तब आई जब एक दिन यानी बसंत पंचमी की शाम स्थानीय म्यूज़िक क्लब में वो अचानक आ गए। उसी दिन पता चला कि उन्हें संगीत के प्रति दीवानगी है। वो शहर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन लोग संगीत के रसिया थे। सरस्वती वंदना के बाद सरल शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने गाए जाने लगे। उनके आ जाने से मैं शर्माने सी लगी, लेकिन समा बंधना शुरू हो गया था। भात खंडे वाले गुरु जी ने जब गाया, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, तो लोग मंत्रमुग्ध हो गए। मेरी बार आई तो मैंने ठुमरी गाई, चले जइहो बेदर्दी मैं रोए मरूंगी। महफिल जम चुकी थी। मैंने डॉक्टर की आंखों में एक अजीब सा भाव देखा, एक अकुलाहट जैसा भाव कि वो मंत्रमुग्ध होने के साथ साथ उदास भी हो गए हैं। उन्हें देखकर लोग इस बात पर खुसुर फुसुर करने लगे कि ये डॉक्टर यहाँ बैठकर अपना कितना नुकसान कर रहा है। मुझे बाद में पता चला कि बसंत पंचमी को वो ना तो अस्पताल जाते हैं और ना ही कोई प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने जब 2 गज़लें सुनाई तो पहली गालिब की थी, जिसे मैं ठीक से समझ न सकी, लेकिन दूसरी गज़ल सुनकर मेरी आंखें भर आईं। अब उनका क्या भरोसा, वो आएँ या ना आएँ, ए गमे मोहब्बत तुझको गले लगाएं। जब मैं घर चलने लगी उन्होंने मुझे लिफ्ट दी। जब वो दूसरे रास्ते से चलने लगे
मैंने उन्हें टोका। उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा कि वो पेट्रोल डलवाना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा, कालिंदी, जब तुम बात करती हो तुम्हारी आवाज़ एकदम औसत दर्जे की लगती है, लेकिन गाते समय ईश्वर जैसे उसमें कोई अमृत उड़ेल देता है। ऐसी आवाज़ें बड़ी मुश्किल से सुनने को मिलती हैं। शिवानी के उपन्यास में एक पात्र राजा है जिसकी रानी मनोवैज्ञानिक केस है। उसको भी भगवान ने 2 आवाज़ें दी हैं, लेकिन अंत में वो मर जाता है। वो आगे बढ़े तो बाएं हाथ से उन्होंने मेरे दाहिने हाथ को छुआ। मुझे लगा मुझे मूर्छा सी आ रही है, लेकिन उन्होंने कुछ उदास होकर कहा, या मेरे मौला, तुम्हारी हथेली बर्फ़ की तरह ठंडी है। लगता है तुम्हारी इच्छा शक्ति बहुत दुर्बल है। मन में आया कि कह दूं कि पहले तो बिना मेरी अनुमति के मेरी हथेली छुई और अब मेरे शरीर की इतनी क्रूर आलोचना कर रहे हैं, लेकिन मैंने इतना ही कहा, लेकिन डॉक्टर मोशाय, मैं बड़ी ज़िद्दी हूँ। मेरे घर के लोग इस बात के लिए जी भर के मुझे कोसते हैं। मैंने ये उम्मीद की थी कि इस कलूटनी को वो बार बार और छुएंगे, लेकिन वो पूरे तपस्वी निकले। मुझे घर छोड़कर वापस संगीत की महफिल में पहुंच गए। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, किस्सा कोता, एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, कालिंदी, मेरा एक दुखद अतीत है। मैं किसी को बहुत चाहता था और वो लड़की मेरे लिए मरने को तैयार थी, लेकिन हमारी मंजिलें जुदा हो गईं। क्या जात नहीं मिलती थी? उसके अभिभावकों ने क्या बुराई देखी आप में? मेरा परिवार अच्छा खासा था, जात भी मिलती थी, बस मेरे अंदर 2 अपराध थे। मैं शाह खर्च था, माने समझती हो ना, मेरे हाथ खुले हुए थे। जब बात चली मेरे परिवार ने कहा कि उन्हें दान दहेज नहीं चाहिए। एक और कारण था, मैं अपने बृहत्तर परिवार के लिए बहुत वफादार था। मेरी दोस्त के अभिभावक ये कहने लगे कि ये तो डॉक्टरी में जितना कमाएगा सब अपने ममेरे चचेरे फुफेरे भाइयों बहनों पे लुटा देगा। हमें इतना दरिया दिल दामाद नहीं चाहिए। अजीब बात है, ऐसे देव दुर्लभ गुणों का तो सम्मान होना चाहिए। उसके बाद कोई लड़की मन प्राणों में नहीं समाई। एक लड़की है जिसके हाथ बर्फ़ की तरह ठंडे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो तनकर खड़ी नहीं हो पाएगी। उसे मैं अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूँ। बस इतना समझ लेना है कि मेरी सहेली को वो रूपसी जिसके हाथ बर्फ़ के ठंडे हैं वो कभी कोसेगी नहीं, और जब हम मिलें उसमें कोई व्यवधान नहीं डालना है। ये रिश्ता रूहानी है। तभी से मुझे लगता है कि मैं तुम्हें प्रपोज़ करके कोई पाप कर रहा हूँ। दीदी, मेरे तो होश हवास उड़ चुके थे। आई डिड नॉट नो हाउ टू रिएक्ट। अपना सर उनके कंधे पर टिका दिया। मैंने बंगला में उनसे कुछ कहना चाहा, लेकिन कह ना पाई। मुझे लगा कि आंसू की कुछ बूंदें उनके कंधे पर गिर पड़ी। सड़क का वो हिस्सा निर्जन था। उन्होंने कार रोकी और मेरी दोनों आंखों पर चुंबन जड़ दिया। जब बात आगे बढ़ी तो मेरी ज़िद को तोड़ने मेरी दोनों दीदियां लंदन और सिडनी से अपने पतियों सहित घर पर आ धमकी। जब भीषण वाद विवाद हुआ तो सारे लोगों ने एक सुर में कहा कि इसमें 2 राय नहीं कि डॉक्टर हीरा आदमी है, लेकिन वो सब कुछ दान कर के भिखारी हो जाएगा। कृपण नहीं, पापी वह लोग हैं जो दोनों हाथों से पैसा खर्च करते हैं। अभी तो इश्क फिश्क का चक्कर है, बाद में तुम ही लड़ोगी इस मूर्खता पर और बाद में रोओगी भी। बूंद बूंद वृष्टि, सागरेर सृष्टि। डॉक्टर किसी बंगाली भद्रलोक से भी ज़्यादा सेंटिमेंटल था। डरते डरते उससे मैंने पूरी बात बताई। कहा, देखिए, मैं बहुत पहले से ही जानती हूँ कि आप बड़े दुखी और एकाकी आदमी हैं। चलिए सिविल मैरिज कर लेते हैं। माँ बाबा की तरफ देखेंगे तो दिमाग ही ख़राब होगा। तुम्हें पता है कि नहीं कि तुम्हारे पिता दिल के मरीज़ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सारे बच्चों में वो तुम्हें सबसे ज़्यादा स्नेह करते हैं। तुम्हारे इस कदम से वो मर भी सकते हैं, और मैं अपनी खुशी के लिए किसी के भी घर में आग नहीं लगा सकता। ये बात भी है कि मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। अगर किसी को मौत के मुंह से खींचकर बाहर ना ला सकूँ तो उसे मौत के मुंह के नज़दीक भी नहीं ला सकता। मैं अपने प्रेम के लिए किसी के आशियाने पर बिजली नहीं गिरा सकता। दोनों की आंखों में आंसू थे। मैं उन्हें आलिंगनबद्ध कर खूब चूमना चाहती थी अंतिम विदाई के पहले, लेकिन प्राइवेसी नहीं थी। मैं एक हफ्ते के अंदर शलभ ने एक कबूल सूरत और गरीब घर की
हिंदुस्तानी लड़की से शादी कर ली। हम लोगों को ना तो शादी में बुलाया और ना ही रिसेप्शन में। मैं अकेले में खूब रोई, उनकी लिखी चिट्ठियाँ पढ़ती और अपना सिर धुनती, पछताती। मैं कल्पना करती कि हमारी तरफ से ना होने के बाद असमिया समाज डॉक्टर से कैसे हम बंगाली हिंदुओं की फजीहत करता होगा। औशिनरी भांटी ब्या न पाबा, बहना औशिनरी बुरा मत मानना। कालिंदी ने हाथ बढ़ाकर असमिया लड़की को छुआ। एक हफ्ते के बाद मैं अपने को ना रोक सकी। पूरी दुनिया बंगालियों को गलत अश्रुभावुकता का शिकार मानती है। मैंने लिखा, मीता, मैं आपको कैसे बताऊं कि आपकी चिट्ठियां मुझे आपसे भी प्यारी लगती हैं, लेकिन आप इतने निष्ठुर हो गए। आपसे भीख मांगती हूं, केवल एक पंक्ति की चिट्ठी लिख दीजिए, मेरी आत्मा को थोड़ी सी शांति तो मिले। अब कालिंदी रोने लगी थी। उसने अपने गाल मेरे गालों से सटा दिए और उसके गर्म आंसुओं को मैं महसूस कर रही थी। इस बीच औशिनरी ने हाथ बढ़ाकर कालिंदी के माथे को छुआ। मेरे कानों में उसकी सिसकी भी पड़ी। मैंने अपनी इच्छा शक्ति से अपने को भावुक होने से बचाया। दीदी मुनि, 3 दिनों बाद डाक से उनकी एक चिट्ठी मिली। प्रिय मीता, तुम्हारे परिवार की दृढ़ता ने मुझे पाप से बचाया। अगर शादी कर लेता तो कहीं ना कहीं अपनी पहले वाली सहेली को आहत करता। जब कुछ हो सकता था तब तुम और हम कुछ न कर सके। अब तुम्हारे लिए मैं एक बंद गली हूँ। मुझे मन की स्लेट से मिटा दो। अगर हम दोनों फिर निकट हुए तो 2 परिवार ध्वंस हो जाएंगे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इसी बीच डिनर आ गया। ये दोनों लड़कियां मुझसे छोटी थीं। उन्होंने भर पेट खाया, लेकिन मेरी भूख केवल 1 रोटी की थी। कालिंदी ने मुझे 2 बंगाली मिठाइयाँ खिलाईं। अब औशिनरी की बारी थी। मैंने उसकी तरफ करवट बदली और उसे आगोश में ले लिया। औशिनरी मुझे कालिंदी से ज़्यादा अभिजात लगती थी। उसने कहा, मैं अपनी बात अंग्रेज़ी में कहूँगी, मेरी हिंदी बहुत रद्दी है। आंटी, ये कैसा संयोग है कि मुझे चाहने वाला भी एक हिंदुस्तानी फिजिशियन ही था। वैसे मुझे डॉक्टर लोग पसंद नहीं हैं, क्योंकि वह अपनी पत्नियों को समय नहीं दे पाते और वे दारू भी बहुत पीते हैं। वो डॉक्टर भी शादीशुदा था और एक निहायत बिलो स्टैंडर्ड लड़की से उसने शादी की थी। वो साली दिन रात झगड़ती रहती थी। लोग कहते हैं कि दोनों में विच्छेद भी हो चुका था। उनका एक बच्चा भी था। उसकी और मेरी उम्र में 20 सालों का अंतर था, लेकिन असमिया समाज इन सब मामलों में घोंचू नहीं है। मैंने जब उनसे कहा कि मुझे आपके अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं और आपके बच्चे को मैं पूरा वात्सल्य दूंगी, बस एक बात है जिससे मेरे अभिभावक डरते हैं। आप अपने बच्चे को सब कुछ दे डालें, लेकिन अपने भाई भतीजों और हर टॉम डिक हैरी पर पैसा फूंक देंगे, तब मेरी आर्थिक सुरक्षा कहाँ रहेगी। मेरी बात पर वो किंचित दुखी होकर मुस्कराए। आगे बोले, जानती हो, मेरे पास लगभग करोड़ों की जायदाद है। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कितना चाहिए? अगर तुम चाहो तो हम कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन में क्लिनिक खोल सकेंगे। जस्ट डिपेंड ऑन यू। मैंने अपने देवता यानी पिता से अकेले में बात की और कह दिया कि हम और डॉक्टर शलभ सिविल मैरिज करने जा रहे हैं। जल्दी हम अमेरिका चले जाएंगे, जहां आर्थिक कठिनाई जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। अगर हाथ खुला है या बड़े परिवार की जिम्मेदारी है तो रहीम खान खाना जैसा नवाब भी कंगाल हो जाएगा। मैं तुम्हारा सेंटीमेंट समझता हूँ। कोई सुंदर बहाना बना दो ताकि उसका दिल न टूटे। हालांकि ये दिल उल टूटने की बात भी कोरी बकवास है। मैं उठकर दूसरे कमरे में चली गई। मेरा निश्चय अभी भी अडिग था। मेरी वह सहेलियां जो डॉक्टर के पड़ोस में रहती थीं मुझे बताती कि वह बहुत दुबले हो गए हैं और कभी कभी 1 घंटे के लिए अपने बेटे को अपने बंगले पर ले आते हैं। तभी उनकी मुस्कान चेहरे पर वापस लौटती है। ऐसे आदमी को भगवान के रहमो करम पर छोड़ देना महापाप है। मुझे पता चला कि डॉक्टर किसी रविवार को अपने बेटे के साथ दिखे हैं और आज वे किसी से भी नहीं मिलेंगे। मैं अपने लोभ का संवरण न कर सकी और अपनी स्कूटी पर निकल आई। अब तक हमारे प्रेम की चर्चा पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। उनके नौकर ने कहा, बायदेव आप बैठिए, मैं सर को बुलाती हूँ।
फिर अचानक उनका बेबी सिटिंग रूम में नमूदार हुआ। वो बच्चा देखने में किसी फरिश्ते सा लगता था। उसने पहले मुझे हाथ जोड़कर नमस्कार किया और जब मैंने उसकी पुच्ची की, वो बोला, तुम मेरे डैड को फीस दोगी या दवा लेकर चली जाओगी? मैं जिसे दिखाती हूँ उसे पैसे ज़रूर देती हूँ, लेकिन मैं इलाज के लिए नहीं आई। तो तुम वही गंदी लड़की हो जो मेरे पापा से इसलिए शादी करना चाहती हो कि उनके पास खूब पैसा है। तुम्हारा नाम ओछिनली है ना? मैं तुम्हारी नई मम्मी हूँ और तुम्हें खूब प्यार करूँगी। सच? कितना पैसा दोगी मुझे? मैंने उसे कोई उत्तर ना दिया। बच्चे की उस दुनियादारी वाली बात ने मुझे बुरी तरह विचलित कर दिया। बच्चा अपने बाप की तरह बहुत सुदर्शन था, एकदम नन्हा फरिश्ता, लेकिन आज पहली बार किसी इतने छोटे बच्चे से भी तृष्णा हुई। मैंने अपने पर्स से कलम और कागज़ निकाला और लिखा, डियर ... तुम्हारे बेटे को आज देखा। कितना अच्छा होता अगर मैं उसकी मम्मी बन पाती, लेकिन यह तो मेरा गुरु निकला। इससे सीखा कि पैसा कितना महत्वपूर्ण होता है। मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेती हूँ। ऑल द बेस्ट। मैं वापस लौटी और अपने देवता के पैरों पर मत्था टेक दिया। क्या हुआ तुझे? ये प्रणिपात किस लिए? आज मैं डॉक्टर के घर गई थी सिविल मैरिज की डेट फिक्स करने। उनके बच्चे को जब कहा कि मैं तुम्हारी दूसरी मम्मी हूँ और खूब प्यार करूँगी तुम्हें, तो तुतला कर बोला, कितने पैसे दोगी मुझे? जब इतना सा बच्चा भी पैसे की भाषा समझता है तो मैं तो पक्की इडियट हूँ। ये युग धर्म है, जो इसका पालन नहीं करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। मेरे खूब धनी और सम्मानित पिता ने फतवा दिया। और शीनरी, क्या यह बेवकूफ़ डॉक्टर तुम्हें अभी भी याद आता है? कभी कभी, लेकिन उसकी आँखें, कालकूट की सी विष भरी काली आँखें सपनों में आज भी दिख जाती हैं। और सबसे ज़्यादा उसकी हिंदी, इत्ता कित्ता जित्ता। कभी मन में आता है अपने निहायत भले हबी को छोड़कर उसके साथ भाग जाऊं। क्या तुम असम के अमुक शहर की बात कर रही हो? कालिंदी ने ओशिनरे से पूछा। तुम दोनों की कहानी एक दूसरे से जुड़ी लगती है। वह कालकूट के विष सी काली आँखें और जित्ता कित्ता वाली हिंदी। आंटी, अब आपकी बारी है। क्या तुम दोनों डॉक्टर शलभ शुक्ला की बात कर रही थी? माँ गो माँ, कालिंदी बोली। हे भगवान, हे ईश्वर, आप कैसे उनको जानते हैं? आप अब अपनी कहानी सुनाइए, ओशिनरी बोली। मेरी कहानी बहुत मुख्तसर है। तुम दोनों का सिरफिरा प्रथम पुरुष मेरा भी प्रथम पुरुष है। फ़र्क ये है कि शायद वो तुम दोनों से ज़्यादा प्यार मुझसे करता है। जब पुरुष के अंदर का कोई कोना खाली रह जाता है तब वो किसी दूसरी औरत से इश्क करता है, लेकिन वो प्रथम प्रेम का विस्तार मात्र है। मैं एक लेखिका भी हूँ और मेरे पति की एक बड़ी इंडस्ट्री शिकागो में है। अपनी अंग्रेज़ी किताबों की रॉयल्टी से मैं अच्छी खासी दौलत कमा चुकी हूँ। ये भी जानती हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन वो बहुत कुछ होता है। यह वाक्य सुनकर कालिंदी और ओशिनरी रोने लगी और मैं अपांशुला उन्हें सांत्वना देती रही। लेकिन अंत में मैं भी रो पड़ी और बोली, हम तीनों समान धर्मा स्त्रियां हैं। शायद संसार की सारी महिलाएं समान धर्मा हैं। और रिश्तों का क्या? निदा फाजिले का वो शेर सुना है? कच्चे बखिए की तरह रिश्ते उघड़ जाते हैं, लोग मिलते हैं मगर मिलके बिछुड़ जाते हैं। फ्लाइट के कुछ घंटों पहले ओशिनरी ने सलभ की एक पोर्ट्रेट बनाई। उसमें उसने हमारे नायक की उदास आँखों को बनाने में अपनी सारी कुव्वत लगा दी थी। मैंने कहा, ओशिनरी, तुम तो चित्रलेखा के देश से हो ना, इसीलिए शलभ की आँखों को हूबहू उतार दी है। इसे अभी भी मेरे लैपटॉप पर भेज दो। और मुझे भी, ओशिनरी, कालिंदी बोली। मैंने आगे जोड़ा, ये एक तरह से अच्छा ही हुआ कि शलभ हम तीनों में से किसी के जीवन में ना आ सका। अगर पति बनकर उसे मोह भंग होता तो वो मर गया होता। प्रेयसियाँ क्या खाक दुख देती हैं? दुख तो देती हैं पत्नियाँ। वह तड़पा तड़पा कर मारती हैं, टुकड़े टुकड़े कर डालती हैं। वो हिंदुस्तानी लड़की तो किसी फिसड्डी घर की रही होगी, वो ऐसे हीरे की कीमत क्या समझती, लेकिन हम तीनों ही कहाँ समझ सकी उसकी कीमत। तो बंधुओं, कहानी
समाप्त है और आप लोग आए, हमको सुना, मुझे बहुत खुशी हुई। और यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर क्वेश्चंस। बिहारी जी बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार। कैन आई लिफ्ट इट? राजेश्वरी जी आपका बहुत आभार। आई डोंट थिंक देयर इज एनी क्वेश्चन। No, it will automatically scroll up. भारती जी आपका धन्यवाद। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका। आई थिंक इट्स ओवर, यू कैन वाइंड इट अप देन। Stop it, sir.